नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर जिक्र करने के लिए। चर्चा क्या है कि ईरान से तेल खरीदने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। अब ये चर्चा ऐसे ही उड़कर आ गई है या फिर इसके पीछे की कोई और कहानी है, आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कहीं भी नहीं है। तो फिर बोले आप क्यों कर रहे हैं? अजी साहब, एक कहावत है ना कि रीड बिटवीन लाइन्स, यानी लाइनों के बीच में जो छिपा है उसे पढ़ने का प्रयास अगर करें तो वही प्रयास पत्रकारिता का उत्तम प्रयास माना जाता है। तभी तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने इस बात को छापा है। हम तो कौन हैं? हम तो उनको पढ़ के आपको सुनाने वाले व्यक्ति हैं। अपनी तरह से सब चीज़ों को संकलित करके एक साथ परोसने का प्रयास करते हैं। इतना सा प्रयास है हमारा। अब इस बीच में जिस भी मीडिया हाउस ने जिस तरह से इस खबर को छापा, उस खबर के पीछे उनके अपने तर्क हैं। उन तर्कों की सादर प्रस्तुति हम करने जा रहे हैं। तो आप भी जल्दी से इस सेशन को साथियों के साथ शेयर कर दीजिए और जानना शुरू करिए क्या कुछ हो रहा है। आपके सामने तस्वीर में दिख रहे हैं दो महानुभाव, एक है पाकिस्तान से और एक है ईरान से। हालांकि दोनों के बीच में कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान है सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री, यानी मुस्लिमों की वह शाखा जो सुन्नी मुसलमानों से बनी है उनसे, और ईरान है शिया मुसलमानों का लीडर। या फिर ये कहिए कि अगर मुस्लिम आपस में किसी धर्म के मुस्लिम्स अगर आपस में कहीं कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा वो शिया और सुन्नी के ऊपर करते हैं। हालांकि और भी शाखाएं हैं, उनमें भी विवाद है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ा विवाद देखा जाता है वो शिया सुन्नी का देखा जाता है। यही कारण है कि गल्फ़ कंट्रीज़ में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के बीच में जो लड़ाई है वही सुप्रीमेसी की लड़ाई में बदल जाती है। क्योंकि सऊदी अरब अपने आप को सुन्नी मुसलमानों का एक अपने आप को मसीहा मानता है, उनको अपने आप को लीडर मानता है। हालांकि इस लीडरशिप की लड़ाई में इन दिनों तुर्की भी बहुत आगे चल रहा है, लेकिन उसे कभी बाद में जिक्र में लाएंगे। फिलहाल के लिए जिक्र में दो ही लोग हैं, एक है ईरान और एक है सऊदी अरब। चूंकि ईरान के साथ साथ पाकिस्तान भी सऊदी अरब के साथ साथ पाकिस्तान भी अपने यहाँ सुन्नी मुस्लिमों को रखता है, मेजॉरिटी सुन्नी मुसलमान यहाँ रहते हैं। इस वजह से ईरान का जो नेचुरल दुश्मन बनता है वो पाकिस्तान भी है। अर्थात सऊदी अरब और पाकिस्तान और यूएई संयुक्त अरब अमीरात वो एक ही प्रकार के मुस्लिमों को रखने की वजह से ईरान को अपना हमेशा से दुश्मन मानते आए हैं। लेकिन व्यापार में शायद दुश्मनी बहुत लंबे समय तक नहीं चलती, या फिर यूं कहिए कि गरीबी के अंदर दुश्मनी रखने का मतलब नहीं होता। तभी तो पाकिस्तान के जो हालात बिगड़े हैं उनके लिए वो अब अपने पड़ोसी मुल्क ईरान में झांकने को तैयार है। ना भी झांके तो क्या हो, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार के ऊपर आईएमएफ का इतना प्रेशर है कि वो वहाँ पर तेल की कीमतें बढ़ाए, लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूल करे, और अगर वसूल ना कर पाए तो आईएमएफ उसे लोन की आगे की किश्त ना दे। यानी मतलब आप यूँ समझ कर देखिए कि पाकिस्तान को असली में आईएमएफ से लोन चाहिए क्यों? ताकि वो अपने देश में चीज़ों को सस्ता करके उपलब्ध करा सके। लेकिन आईएमएफ की कंडीशन है कि आप अपने लोगों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाइए। ज़्यादा टैक्स लगाने के नाम पर पाकिस्तान अपनी सरकार को गिरता हुआ देखता है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के लिए मुसीबत क्या बनता है कि क्या वो सऊदी अरब की लीडरशिप छोड़कर ईरान से तेल लेने जाए या ना जाए। अब आप पूछेंगे क्यों, ईरान फ्री में दे रहा है क्या? हाँ, कह सकते हो, ऑलमोस्ट फ्री में ही दे रहा है। बोले क्यों? क्योंकि ईरान फरवरी 2022 से पहले दुनिया का सबसे ज़्यादा सैंक्शंस झेलने वाला देश था। यानी कि यदि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैंक्शंस किसी देश पर हैं तो नॉर्थ कोरिया, ईरान और रशिया, इन तीनों का ही नाम आता था। ईरान टॉपर था 2022 के फरवरी तक, जब रशिया ने इसे पीछे छोड़ दिया यूक्रेन पर हमला करके। कहने का कुल मिलाकर अर्थ ये है कि ईरान के ऊपर इतने सैंक्शंस हैं कि वो अपने पास उपस्थित तेल और गैस को शायद ही किसी देश को बेच पाता हो। ऐसी स्थिति में चीन ने भी इसी का लाभ उठाने का प्रयास किया। पाकिस्तान भी सोचता है कि वो ईरान के साथ जुड़कर सस्ते तेल को अभी से ग्रैब कर ले। लेकिन उसकी मुसीबतों में जो सबसे बड़ी मुसीबत है कि वो जो सऊदी का पैसा लेकर के बैठा है अपने अकाउंट में, उसका क्या होगा? दूसरी तरफ जो बात है वो ये है कि सऊदी के साथ साथ जो इसके पास में फंड है
अमेरिका का, उसका क्या होगा? इतनी सारी मुसीबतें क्या ये एक बार में होल्ड कर पाएगा? यही सब बातें आज के सेशन में हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पीछे का आधार क्या है, चलिए हम आपको इसका आधार बताते हैं। ANI ने हाल ही में एक खबर छापी। ANI मतलब इंडिया का वो एक प्लेटफॉर्म जो कि न्यूज़ सबको वितरित करता है कि पाकिस्तान प्लान टू बाई ऑयल फ्रॉम ईरान, थिंक ऑफ वेज टू अवॉइड सैंक्शंस। मुसीबत यह है कि सैंक्शंस का सामना कैसे करें। द प्रिंट छापता है पाकिस्तान प्लान टू बाई ऑयल फ्रॉम ईरान, थिंक ऑफ वेज अवॉइड सैंक्शंस, यानी सेम टू सेम लाइन यहां पर छाप दी जाती है। 21 तारीख को खबरें प्रसारित होती हैं और धीरे धीरे वो सब जगह आना शुरू होती हैं। खैर, इसके पीछे का आधार क्या है, यानी इन्होंने कहां से लिया? इन्होंने कहीं ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म था अल अरेबिया करके, उसने इस बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इसके पीछे की क्या कहानी है, अब हम आपको वहां लेकर चलते हैं। पहले एक बार के लिए आप मैप को देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाए कि क्यों नेचुरली ईरान से अच्छा ऑप्शन पाकिस्तान को नजर नहीं आ सकता। देखिए जरा, इधर ध्यान से समझते हैं अपन। भारत के पश्चिम की तरफ अगर हम चलते हैं तो हमें गल्फ दिखाई पड़ता है। ये रहा ईरान, जिसे आप बहुत अच्छे से समझते हैं, भारत का लंबे समय से मित्र है। ईरान के अगर पूर्व की तरफ देखें तो ये आपको जो बैठा हुआ सा डॉगी सा दिखाई देता है, दैट इज पाकिस्तान। अब ये जो पाकिस्तान है, इसके ऊपर की तरफ आपको अफगानिस्तान दिखाई पड़ रहा है। ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। असल में पाकिस्तान का ये वाला जो हिस्सा है, दैट इज बलोचिस्तान, ये काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, यानी पाकिस्तान की सरकार भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज्यादतियाँ करती है। बलोच लोग पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा खिलाफत करते हैं। अब होता यह है कि पाकिस्तान में है तेल बहुत महंगा। तेल आता कहां से है? तेल आता कहां से है? तो सऊदी अरब, UAE, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, ये पाकिस्तान को तेल पहुंचाती हैं। तेल पहुंचाने का तरीका क्या है? ये तेल पहुंचाते हैं, इसके बदले में पाकिस्तान की सहायता ये कह के कर देते हैं कि तुम पेमेंट अभी मत करना, यानी तुम तेल तो खरीद लो लेकिन पेमेंट मत करना। यानी कुल मिलाकर खरीदना तो पड़ रहा है लेकिन एहसान भी साथ में लेना पड़ रहा है। परिणाम क्या निकलता है? परिणाम यह निकलता है कि सभी लोगों को सस्ते दामों पर चीजें मिलती नहीं हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपको ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हुई दिख जाएंगी। आप जो सीन अभी देख रहे हैं, ये अखबारों में छपा हुआ सीन है, जिसमें ये जो आपको पंप जैसा दिखाई पड़ रहा है, असल में ये पेट्रोल पंप है और ये रखा हुआ है पाकिस्तान के बॉर्डर पर। मतलब समझने का प्रयास करें कि इस बॉर्डर पर कहीं पर रखा हुआ यह पंप है। और क्या दिख रहा है आपको? यहां पर ये जो छोटे छोटे कैरेट रखे हुए दिख रहे हैं, असल में ये है स्मगलिंग करके लाया हुआ पेट्रोल और डीजल। कहां से लाया हुआ? अगेन, ईरान में तेल सस्ता है, पाकिस्तान में ओरिजिनली बहुत महंगा है, तो ईरान के बॉर्डर से पाकिस्तान के अंदर स्मगल होता है पेट्रोल और डीजल। और उसकी ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हैं। यानी एक प्रकार से ईरान का सस्ता तेल पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता है, क्योंकि ईरान में दुनिया का इस समय सबसे सस्ता तेल उपलब्ध है। आप कहेंगे जब इतना ही सस्ता है तो हम क्यों नहीं ले लेते? अजी, सैंक्शंस का डर। भारत भी तो उसी केस में फंसा हुआ है कि उसके ऊपर काट सा लगा हुआ है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट। तो ऐसी स्थिति में यहां से कोई तेल खरीदता नहीं है, बड़ी मात्रा में तेल और गैस है, वो स्मगल होकर पाकिस्तान पहुंचता है। आपको कुछ तस्वीरें और दिखाते हैं। ये अरब न्यूज में छपी हुई तस्वीरें हैं। यहां तो आप केवल और केवल इस प्रकार के छोटे छोटे जरीकेन रखे हुए देख रहे हैं। आप इस तस्वीर को देखें जहां पर ट्रक भर करके ईरान बॉर्डर से पाकिस्तान में स्मगल होते हैं, क्योंकि ये बहुत सस्ते हैं। यानी एक प्रकार से यूं समझिए कि इस तेल के आ जाने से पाकिस्तान की सरकार को वैसे भी नुकसान होता है। कैसा नुकसान? भाई, इस तेल के ऊपर पाकिस्तान की सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा है। जब टैक्स नहीं मिल रहा है तो सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता कि जनता को तेल सस्ता मिला या महंगा। सरकार को फर्क पड़ता है कि हमें टैक्स मिला या नहीं मिला। वही शराब वाला हाल है। शराब दुनिया पिए ना पिए, सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब पिए तो टैक्स देकर पिए।
तो ऐसी स्थिति में वही पेट्रोल डीजल के साथ हाल है। आप व्हीकल चलाते हो नहीं चलाते हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलाते हो और तेल कहीं से नकली दूसरे देश का निकाल लेते हो तो वो चीज देश की सरकार को बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि टैक्स नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप यहां पर ये जो टैंकर्स देख रहे हैं ये स्मगलिंग किए हुए तेल को ले जाते हुए टैंकर्स हैं, जो कि ईरान से नित्य पाकिस्तान में कंज्यूम हो रहे हैं। अब ये बात पाकिस्तान सरकार भी समझती है। पाकिस्तान सरकार को लगता है कि जब इतना ही सस्ता तेल है तो सस्ता तेल खुद क्यों ना खरीद लें, और खरीद करके टैक्सेशन जो सरकार को लगाना है उतना ही टैक्सेशन लगाकर बड़ा मुनाफा कमा लें। अब ये बात तो इनके लिए बड़ी अच्छी है। तभी तो पाकिस्तान के जो एफएम यानी कि फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने प्रेसिडेंट राइसी के साथ मुलाकात की थी जून 14 को, जब ये गए थे ईरान के ट्रिप पर गए, इनसे मिलकर के आए थे। डॉन में छपी हुई खबर है। उसके बाद में ईरान ने पाकिस्तान को अक्टूबर में ऑफर किया कि आप हमसे तेल और इलेक्ट्रिसिटी खरीद सकते हो बहुत कम दामों पर। यह भी पाकिस्तान की ही खबर है, अक्टूबर की खबर आप देखते हैं। इसके बाद में ग्रीक सिटी टाइम्स में अखबार में खबर छपती है कि पाकिस्तान प्लान टू सर्कमवेंट यूएस सैंक्शंस बाय बाइंग ईरानियन ऑयल। मुसीबत क्या है? मुसीबत यह है कि यदि तेल और गैस खरीद लिया जाए तो फिर अमेरिका का गुस्सा कौन झेलेगा। असल में अभी तक हो यह रहा था कि रूस से तेल खरीदने में भारत आगे रहा। भारत की होड़ाहोड़ पाकिस्तान भी अमेरिका के पास गया, कहा कि हमें भी रशियन क्रूड ऑयल खरीदना है। पाकिस्तान से कहा अमेरिका ने कि जिसको भी खरीदना है खरीदो, हमने एक प्राइस कैप लगा दिया है, $60 बिलियन से ज़्यादा कीमत हम नहीं देने देंगे। बार बार बिलियन निकल जाता है जब भी ये बात आती है। तो $60 प्रति बैरल से ज़्यादा हम तेल का भाव नहीं देने देंगे। ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर निश्चितता ये है कि तेल तो अब फिलहाल $60 प्रति बैरल से भी नीचे दे देगा ईरान, और भी बहुत कम दामों में उपलब्ध करा देगा। पर दिक्कत कहां आएगी? सैंक्शंस के कारण, क्योंकि ईरान को अपना नेचुरल दुश्मन मानता है अमेरिका, और अमेरिका इन दिनों पाकिस्तान को पाल पोस कर बड़ा कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या पाकिस्तान को वो ये परमिशन दे देगा कि हमारे मिले हुए पैसे से आप ईरान से तेल खरीद लो? जहां ईरान को आइसोलेट करना सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका का एक तरफा एजेंडा है, तो क्या ये सब चाहेंगे कि ईरान को पाकिस्तान से पैसा मिलता रहे ताकि ईरान की इकोनॉमी जिंदा रह सके? बहुत ही मुश्किल लगता है। हालांकि पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ अपने बायलेटरल कॉपरेशंस को बढ़ाने के लिए नित्य प्रयास कर रहे हैं। यह नवंबर 16 को छपी हुई खबर आप देखते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अल अरेबिया पोस्ट नामक डिजिटल मीडिया ने जो हाल ही में न्यूज़ निकाली कि पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ तेल लेना की मतलब तेल के व्यापार की चर्चा कर रहे हैं, उसके बहुत सारे एविडेंस अब मार्केट में हैं। आपस में इन लोगों का आपसी बातचीत करना, ग्रीक सिविल में छपना, ये बहुत सी न्यूज़ ऐसी निकल कर आती हैं जो ये सिद्ध करती हुई जाती हैं कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कुछ सकारात्मक चीजें आगे बढ़ रही हैं। बस डर अब केवल दो हैं कि सऊदी से दुश्मनी कैसे लें और अमेरिका के प्रतिबंधों को कैसे झेलें। अमेरिका के प्रतिबंधों को झेलने के लिए जो चैलेंज है पाकिस्तान की सरकार के पास वो ये है कि हम अमेरिका को मना लें कि हमारे ऊपर प्रतिबंध ना लगाए। चलो एक बार के लिए अमेरिका को मना भी लिया, सऊदी का क्या करोगे जो कि अमेरिका से भी दुश्मनी इन दिनों लेने के लिए तैयार है क्योंकि उसे अपनी सुप्रीमेसी इतनी प्यारी है। क्या आप उसका गुस्सा देख पाओगे जिसने $6.7 बिलियन आपके अकाउंट में केवल रखने के लिए दिए हुए हैं ताकि आपको देखकर अच्छा लगे? मुश्किल है ये बात, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान के फॉरेक्स में धन पड़ा हुआ है, फॉरेन रिजर्व में जो धन है उसमें से कई प्रतिशत तक 40-50% तक का जो धन है वो सऊदी का ही दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ईरान के साथ जो इनकी ऑयल डील है उसमें नफा कम है, नुकसान ज्यादा दिखाई पड़ता है। ये तो हुई ऑयल डील की बात। असल में इन दोनों के बीच गैस डील को लेकर के भी बातचीत लंबे समय से चल रही है, यानी कि ईरान के साथ में पाकिस्तान को तेल खरीदने में मुश्किलें हैं, दोनों ही तरफ से हैं। अमेरिका और सऊदी का इन्हें लगातार खौफ सता रहा है और सबसे बड़ी बात यह भी है, इस खौफ के पीछे का मुख्य वजह यह भी है क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी लोन डिफॉल्ट होने की कंडीशन पर खड़ा हुआ है। अगर किसी ने भी अपना पैसा वापस मांग लिया तो फिर पाकिस्तान की हालत काफी खराब हो जाएगी। लेकिन अब बड़ा वजह यह बनती है कि ईरान और सऊदी की इस बैटल के अंदर, यानी कि सुप्रीमेसी की जो लड़ाई चल रही है, इसमें पाकिस्तान अपने आप को कहां देखता है। देखिए, शुरुआती तौर में तो पाकिस्तान ने सऊदी को भी किनारा करने की सोची थी। अगर आपको याद हो तो जब इमरान खान नामक कार्टून यहाँ के पीएम हुआ करते थे, मैं कार्टून इसलिए बोलूंगा क्योंकि उनकी एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जो देखकर लगे कि ये कोई प्रधानमंत्री बात बोल रहा है। कुछ भी, मतलब
कभी बोल रहा है कि भारत अच्छा है, कभी बोल रहा है बुरा है, कभी बोल रहा है रूस अच्छा है, कभी रूस बुरा है, कभी बोल रहा है, मतलब थोड़ा सा मतलब मानसिक रूप से शायद स्वस्थ नहीं है। अभी फिलहाल के लिए अगर आपको याद हो तो कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान ने उठाते उठाते जो ओपेक संगठन है उसको भी बाईपास करने का सोच लिया था। क्या किया था? हुआ यह था कि सऊदी के नेतृत्व में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है, मुस्लिमों का जो संगठन है, उसमें सऊदी ही लीडरशिप करता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ केस क्या हो रहा था कि वो ओआईसी से लगातार मतलब ये प्रेशर बना रहा था कि तुम कश्मीर के मुद्दे पर कुछ क्यों नहीं बोलते, विशेष रूप से तब जब 370 हटा था। इस स्थिति में पाकिस्तान इतना आगे बढ़ गया कि वो ओआईसी को धमकी दे दिया कि मैं तुम्हें छोड़ करके अलग मुस्लिमों का संगठन बना लूंगा, और उसके साथ साथ चल पड़ा तुर्की, पाकिस्तान और इधर की तरफ से एक देश और। अगर आपको याद आ जाए, हमने एक बार पढ़ाया भी था आपको, जहाँ के चच्चा बड़े फेमस हुए थे, जो अपने ऑयल के लिए जाने जाते हैं, इंडोनेशिया के पड़ोसी हैं। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि हम उनको भी आपके साथ जोड़ पाएं। कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि ये सारे के सारे वो देश एक हो गए थे जिन्हें 370 के ऊपर भारत के खिलाफ बयानबाजी करनी थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो तरेड़ा है ना, वो तो है कि मैं लीडर बनूं पूरे मुस्लिम जगत का, लेकिन अकाउंट खाली है, इसलिए बार बार वापस जाकर के उसे सऊदी के साथ रहना मजबूरी का कारण बन जाता है। खैर, आगे के कारणों में जो दूसरा कारण अब निकलता है वो ये है कि ईरान से पाकिस्तान को फायदे क्या हैं अगर ये ईरान के साथ चला जाता है। तो पाकिस्तान तो फायदा तो ये है, क्योंकि बॉर्डर शेयर होते हैं दोनों देशों के, ऐसी स्थिति में इनके और पाकिस्तान के बीच में एक प्रस्तावित पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन, तो इसे वो बहुत सस्ते में उपलब्ध हो जाएगी, सबसे बड़ा फायदा है। लेकिन नैतिक द्वंद्व ये है कि पाकिस्तान सुन्नियों का समर्थक है और अपने देश में जो शिया मुसलमान रहते हैं उनको मरवाता रहता है। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट है वो शिया सुन्नी का कन्फ्लिक्ट है। ऐसी स्थिति में ईरान नैतिक रूप से बाउंडेड है कि शियाओं के लिए वो कुछ ना कुछ बातें उठाए, आवाज उठाए, लेकिन जब बात बिजनेस की हो, क्या पता सब लोग उन चीजों को भूल करके व्यापार में आगे बढ़े। कुल मिलाकर के इनके बीच में बातचीत तो अब आगे बढ़ी है, लेकिन मसले बहुत सारे हैं। हो सकता है कि यूएस के सैंक्शंस इन्हें कुछ भी ना करने दें, लेकिन ठीक है, ईरान इस मतलब पाकिस्तान विशेष रूप से अब इस गैस पाइपलाइन के ऊपर भी वापस काम करने के बारे में विचार कर रहा है। आने वाले समय में देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। अब आप सवाल पूछेंगे रूस का क्या हुआ? ये रूस के मसले में भी तो काफी कुछ आगे बढ़े थे ना, बताते हैं। तो रूस से सस्ता तेल लेने के लिए ये लोग आगे निकले थे, लेकिन रूस ने इनको झटका दे दिया था। रशिया ने कहा था कि भाई हम मतलब जो आपको डिस्काउंटेड तेल देने की बात हो रही है हम दे तो देंगे। इनके मिनिस्टर ने ये लाइन बोली थी, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था कि डिस्काउंटेड हमको ऑयल मिलने की बात हो रही है, रशिया टू सेल डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल, ऐसा इनके पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा था। लेकिन फिर हाल ही में दिसंबर 16 को इनके विदेश मंत्री खुद बाहर आते हैं और कहते हैं कि नहीं साहब, हमें कोई भी डिस्काउंटेड तेल नहीं मिल रहा है। तो एक तरफ इनका पेट्रोलियम मंत्री अपनी बातें रखता फिर रहा है कि हमें डिस्काउंटेड तेल मिल रहा है, वहीं विदेश मंत्री बोल रहा है कि हमें डिस्काउंटेड तेल नहीं मिल रहा है। अब इसका अंदर का वजह जान लीजिए। अंदर की वजह यह है कि असल में पाकिस्तान में जो रशिया से तेल प्राप्त होता है, अगर मान लीजिए रशिया से तेल ले भी लिया, तो उसे रिफाइन करने के लिए जो उच्च स्तरीय रिफाइनरी हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जामनगर रिफाइनरी है, जो कि क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल, डीजल और केरोसिन को अलग अलग कर लेती है, कहा जाता है कि ऐसी रिफाइनरियों का यहाँ अभाव है। तो सस्ते तेल को लेकर के भी, सस्ते क्रूड ऑयल को लेकर के भी उसे रिफाइन करने के नाम पर वो तेल इन्हें वैसे ही ऑटोमेटिक महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, हालांकि रशिया के एनर्जी मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे जनवरी के अंदर इस डील को फाइनलाइज करने, लेकिन इस बात में कितनी सत्यता है नहीं पता, जब होगा तब आपको बता दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जितनी भी चीजें अभी मैंने आप लोगों को मैपिंग के माध्यम से सुनाई, समझाई या फिर मैप के माध्यम से बताई, इन सब चीजों को मैंने क्लास में लर्न कराया हुआ है पूरी तरह से। और क्लास में लर्न कराने के लिए मैंने एक क्लास ले रखी है अपनी स्पेशल क्लासेस के अंदर, जिसका नाम है मैपिंग। मैपिंग के नाम से मैंने अफ्रीका का, एशिया का, यूरोप का, अमेरिका का, सबका मैपिंग बहुत अच्छे से करा रखा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो मैंने लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पर अपने आप को जाकर एनरोल करें और मैपिंग की क्लास में बैठकर पेशेंस के साथ एक बार सारे मैप्स को एक बार लर्न कर लीजिए। कौन सी स्ट्रेट कहां पर है, कौन सी पहाड़ी कहां पर है, कौन सी सिटी कहां
कहाँ पर है, कौन से देश की क्या खासियत है। यदि आपको जियोपॉलिटिक्स समझनी है तो मैप बहुत जरूरी है, और विशेष रूप से वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए बहुत जरूरी है। ये फ्री क्लास है, यूज माय रेफरल कोड अंकित 10। मेरी प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो मैंने आपको लिंक में कमेंट बॉक्स में पिन कर दी हैं, अनअकैडमी के लर्निंग एप्लीकेशन पर है, आप उसे जाएं और अभी देखें। मजेदार बात यह है कि यदि आप उनको देख लेंगे तो जनवरी फर्स्ट वीक में मैंने आपके लिए एक बेहतरीन सरप्राइज रखा है, उसको करने में आपको फिर आनंद आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये जो फिलहाल 7-8 दिन का जो समय है इसका बखूबी अच्छे से उपयोग कर लीजिए, ताकि आप आने वाले समय में हमारे साथ कुछ लंबी ऊंचाइयां नए साल में तय कर सकें। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।